हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं पवन वैष्णव आज आपको कक्षा 10th में मुगल साम्राज्य के बारे में यानी मुगलकालीन भारत 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक का ये मुगल काल भारत में रहा है। इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना भारत में 1526 में हुई थी और अंतिम शासक इसका 1858 में रहा था। पहले हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य में संस्थापक की, कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। संस्थापक की बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इसका पूरा नाम है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब एक बार इसका जन्म परिचय भी अपन देख लेते हैं। बाबर कौन था। इसका जो जन्म है 14 फरवरी 1483 में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना मध्य एशिया में उनका जन्म हुआ था। फरगना यानी मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख, पिता का नाम उमर शेख, इसकी माता का नाम कुतलुग निगार इसकी माता का नाम था। कुतलुग निगार इसकी माता का नाम था, जो चंगेज खान के वंशज की थी। चंगेज खान के वंशज की थी। तो पुनः एक बार बात करते हैं अपन मुगलकालीन भारत यानी मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1858 में भारत में इनका शासन कार्य इनके शासकों द्वारा किया गया था। संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जन्म परिचय 14 फरवरी 1483, फरगना मध्य एशिया में। पिता का नाम उमर शेख, माता का नाम कुतलुग निगार चंगेज खान की वंशज थे। अब हम बात करते हैं बाबर का राज्याभिषेक। सर्वप्रथम बाबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, इसके बारे में। राज्याभिषेक 1494 ईस्वी में फरगना में हुआ। बाबर का राज्याभिषेक 1494 ईस्वी में फरगना में हुआ था और बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद जैसे ही ये फरगना का शासक बना तो उज़्बेगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, इसे संघर्ष करना शुरू कर दिया। उज़्बेगों का सामना करते हुए बाबर भारत की तरफ कुछ अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों को, फरगना के आसपास के क्षेत्रों को जीतता हुआ भारत की तरफ प्रवेश करता है, यानी भारत में आता। उस समय भारत में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का शासन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत का
प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। भारत में प्रवेश करते ही बाबर ने सर्वप्रथम दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इस पर उसने आक्रमण किया। यह युद्ध भारत के इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में 1526 में मुगल वंश की स्थापना की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद दूसरी बाबर के युद्ध की, उसके बाद देखिए आप 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना युद्ध हुआ था। बयाना युद्ध, ये बयाना भरतपुर के अंदर है, अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में ये बयाना है। इसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन नंबर 3, 17 मार्च 1527 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का युद्ध कहलाता है, जो राजस्थान के इतिहास का भी सर्वश्रेष्ठ युद्ध है, जिसको कहा गया है खानवा का युद्ध। ये जो खानवा है वर्तमान में रूपवास गांव के अंदर है, भरतपुर जिले में है। रूपवास गांव भरतपुर, जिस खानवा का युद्ध का मतलब खानवा का मैदान था। बात कर रहे हैं अपन 17 मार्च 1527 ईस्वी की। ये खानवा का युद्ध खानवा के मैदान में लड़ा गया, जो वर्तमान में रूपवास भरतपुर में है। बाबर ने राणा सांगा को हराया। उसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में भी तोपों का प्रयोग किया था। उसके बाद राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग इस खानवा के युद्ध में किया। उसके बाद तोपों का प्रयोग भी इसने किया। उसके बाद बाबर ने इस युद्ध में जिहाद के नारे भी इस युद्ध में लगाए। उसके बाद बाबर ने इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से ये युद्ध बाबर ने जीता था। इस युद्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें, तुलुगमा पद्धति, तोपों का प्रयोग करना, जिहाद के नारे लगाना, और इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद पुनः बयाना किला बाबर ने जीत लिया। उसके बाद नंबर 4, फिर बात करते हैं अपन 1529 की। 1528 की बात कर लेते हैं अपन। 1528 में बाबर ने चंदेरी शासक मेदिनी राय को हराया। और इसी चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता करने के लिए स्वयं राणा सांगा गया था, क्योंकि इस युद्ध के अंदर, खानवा के युद्ध में, राणा सांगा को 80 घाव लगे थे। पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसके बावजूद भी, बीमार अवस्था में होते हुए भी,
ये 1528 में बाबर के खिलाफ चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में विरोधी सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया था, इसलिए वो बीच रास्ते में 1528 में उसका निधन हो जाता है और इस कारण मेदिनी राय को भी बाबर से बुरी तरह हारना पड़ता है। उसके बाद नंबर 5, 1529 में घाघरा का युद्ध, घाघरा युद्ध। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया। बाबर ने अफगानों को हराया। फिर 1530 की बात करें अपन, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छा के अनुसार बाबर को आगरा के रामबाग में दफनाया जाता है। उसके बाद उसका मकबरा काबुल में बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये बाबर का एक महत्वपूर्ण जीवन में कुछ उपलब्धियों के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं नासिरुद्दीन हुमायूं। नासिरुद्दीन हुमायूं की बात अपन करते हैं। इसका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक बाबर की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक हो गया इसका 1530 ईस्वी में। दिल्ली का अगला शासक ये बना था 1530 में, और 1530 में ये अपना राज कार्य शुरू करता है। दिल्ली के अंदर दीनपना शहर का निर्माण करवाता है। दीनपना शहर का निर्माण कौन करवाता है? हुमायूं करवाता है, निर्माण करवाता है। नंबर 1, दीनपना शहर के अंदर इसने बड़ा एक पुस्तकालय भी बनवाया था। दीनपना शहर के अंदर इसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहने वाला शासक था। पूरे दिन अफीम का नशा करता था और उसी नशे में ये मदमस्त रहता था। अफीम का नशा ये करता था। उसके बाद और इसी अफीम के नशे के कारण, नशे में चूर रहने के कारण 7 दिनों में 7 तरह के कपड़े, यानी 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े, 7 रंग के कपड़े पहनने वाला शासक था। इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था? तो वो था नासिरुद्दीन हुमायूं। उसके बाद आगे की अपन बात करते हैं कि जिस समय दिल्ली में हुमायूं का शासन था, उस समय सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो पहला युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। 39 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में फरीद खान ने हुमायूं को हराया। वह शेरशाह की उपाधि धारण की। हुमायूं को हरा करके शेरशाह की उपाधि धारण की। ये हुमायूं की पहली हार भारत में। उसके बाद 1540 के अंदर, 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध, कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर हराया। तो पुनः एक बार अपन वापस बात करते हैं। नासिरुद्दीन हुमायूं, जिसका राज्याभिषेक 1530 में दिल्ली में हुआ, ये अफीम के नशे में चूर रहने वाला व्यक्ति था। 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। इसने दिल्ली में दीनपना शहर का निर्माण करवाया, जहां पर एक बड़ा पुस्तकालय भी है।
इसके शासनकाल में पहला युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, 1539 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में फरीद खां नाम का एक शासक था। फरीद खां ने हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि धारण की, और भारतीय इतिहास में फरीद खां को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और हुमायूं दिल्ली का राजपाट छोड़ करके पुनः भाग जाता है। भागते भागते वो इधर उधर भटकता रहता है। उस समय हमारे जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव ने भी हुमायूं की सहायता की, जैसे घोड़ों के लिए चारों की व्यवस्था करवाई, सेना के लिए अनाज की व्यवस्था करवाई, इनके रहने के लिए आश्रय भी इनको दिया। तो इस प्रकार से हुमायूं ने भी हुमायूं के भागते हुए मालदेव ने इसकी सहायता भी की थी। उसके बाद हुमायूं भागते भागते अमरकोट पाकिस्तान में चला जाता है। अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान ये चला जाता है। अमरकोट में जाने से पहले हुमायूं एक महत्वपूर्ण हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है। भागती हुई जिंदगी में हमीदा नामक एक बेगम से यह विवाह करता है जो शेख अली की पुत्री थी। शेख अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। विवाह के कुछ समय बाद वो अमरकोट पाकिस्तान चला जाता है, जहाँ के महत्वपूर्ण राजा थे वीर शाल। शेरशाह सूरी से बचने का एकमात्र उसका उपाय यही था कि इधर उधर भागना है, भटकना है। और जब ये इधर उधर भाग रहा था, भटक रहा था, तो एक लैनपुल नाम का एक विद्वान था। लैनपुल ने क्या कथन कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर भागता रहा, जिंदगी भर लड़खड़ाता और लड़खड़ाते ही मरा। ये अंतिम समय में इसने एक कथन कहा था। तो बात अपन करते हैं कि 1540 में कनौज युद्ध के बाद हुमायूं इधर उधर भटकता रहता है। अपने राजस्थान के शासक, मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ भी इनकी सेना की इनकी मदद करते हैं। उसके बाद वो भागते हुए जिंदगी में उमर शेख की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं विवाह करता है। उसके बाद वो अमरकोट के राजा वीर शाल की शरण में जाता है, जो वर्तमान में अमरकोट पाकिस्तान के अंदर है। और वहां पर हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो वर्तमान में भारतीय इतिहास में अकबर के नाम से वो पुत्र जाना जाता है। उसके बाद हुमायूं ने अपने राज्यपाट के अंदर अपने भाइयों को भी अपना शासनकारी सौंप रखा था। जैसे कामरूप को उसने काबुल और कंधार पहले से दे दिया। उसका एक भाई था अस्करी, हुमायूं का एक भाई था कामरूप जिसको काबुल कंधार दे दिया था। अस्करी जिसको संभल क्षेत्र दिया, हिंदाल जिसको अलवर और मेवात क्षेत्र दिया, और चचेरे भाई सुलेमान जिसको बदख्वा प्रदेश पहले दे दिया था। उसके बाद हुमायूं अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए सबसे पहले वो कंधार और काबुल को अपने कामरूप नामक भाई से जीतता है, क्योंकि वो उसका विरोधी था। तो कंधार और काबुल को जीत लेता है। फिर 1555 में लाहौर पर हुमायूं फिर कब्जा करता है। उसके बाद मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने नसीब खां और तातार खां को हराया। उसके बाद पुनः भारत के प्रदेशों को जीतता हुआ 23 जुलाई 1555 में दिल्ली पर पुनः शासन शुरू करता है। पुनः दिल्ली पर शासन कब शुरू करता है? पुनः शासन होता है इसका 23 जुलाई 1555 में हुमायूं फिर से दिल्ली का अगला शासक बनता है। और शासक बनने के कुछ समय पश्चात, अर्थात हम कह सकते हैं 1556 की बात है कि 1556 के अंदर दीनपना शहर के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से मुगल वंश में दो शासकों, पहला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके बाद नासिरुद्दीन हुमायूं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इस वीडियो के बाद अगली बात हम अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में टिप्पणी करेंगे। धन्यवाद।